नजर आएगा। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी शैला निगाह। शैला, बिल्कुल, और सुप्रभात हमारे सभी दर्शकों को। आज कई बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, बात करेंगे साहित्य की, फिल्म की, खेल जगत की भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की तस्वीर आई सामने। 9 दिन बाद पहली बार उनके लिए भेजी गई खिचड़ी। युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान तेलंगाना में आज फिर होगा नेताओं का जमावड़ा। पीएम मोदी और अमित शाह समेत जेपी नड्डा राजस्थान में करेंगे रैली और रोड शो। कांग्रेस, बीएसपी और अन्य दलों ने भी संभाला मोर्चा। कांग्रेस आज जारी करेगी राजस्थान का चुनावी घोषणा पत्र। राहुल गांधी की उदयपुर में होनी है जनसभा, तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता आज जयपुर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओडिशा दौरे पर आज राष्ट्रपति बादाम पहाड़ से 3 नई ट्रेनों को दिखाएंगी हरी झंडी। रायरंगपुर पोस्टल डिवीजन और एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का भी करेंगी उद्घाटन। भारत ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच दिल्ली में आज फॉरेन मिनिस्ट्रियल फ्रेमवर्क डायलॉग। रणनीतिक साझेदारी में सहयोग के अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर होगी बातचीत। इजराइल हमास संघर्ष पर चर्चा के लिए ब्रिक्स देशों की आपातकालीन वर्चुअल बैठक आज। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति करेंगे बैठक की अध्यक्षता। संयुक्त राष्ट्र महासचिव भी होंगे बैठक का हिस्सा। गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का होगा उद्घाटन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों को दिया गया आराम। सूर्य कुमार यादव को मिली कप्तानी। 23 नवंबर को विशाखापट्टनम में होगा पहला मैच। तो चलिए नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें और शुरुआत करते हैं अच्छी खबर के साथ। उत्तरकाशी में बन रहे सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की पहली तस्वीरें सामने आई। जी हां, ये पल बेहद भावुक करने वाला है। खुशी की बात यह है कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। बचाव अभियान में जुटे अधिकारियों ने एंडोस्कोपी कैमरे के जरिए ये वीडियो जो है उसे कैप्चर किया और उनसे वॉकी टॉकी के जरिए बात की है। मजदूरों को निकालने के लिए 10 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि मजदूरों को निकालने के लिए जो ये ऑपरेशन 10 दिन से चलाया जा रहा है, उसके लिए लगातार मिशन मोड में तमाम सरकारी एजेंसियां जुटी हुई हैं और इन एजेंसियों को कल बड़ी सफलता मिली। मजदूरों को पहली बार खिचड़ी, दाल और फल भेजे गए और इस तरह पहली बार 9 दिन में फंसे हुए मजदूरों ने गर्म खाना खाया। दरअसल सुरंग में 6 इंच व्यास की पाइप मलबे के आर पार होने के बाद ये मुमकिन हो पाया। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कुछ कल की हैं जब उन तक खाना पहुंचाया गया। बचाव अभियान के दौरान अब तक श्रमिकों को 4 इंच की कंप्रेसर पाइपलाइन के जरिए खाने पीने की कुछ हल्की फुल्की चीजें पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन अब पाइपलाइन के जरिए श्रमिकों तक खाद्य सामग्री, दवाएं, अन्य सामान आसानी से भेजा जा पाएगा। बचाव कार्यों में लगी केंद्रीय एजेंसियां जिसमें एसडीआरएफ और प्रदेश प्रशासन की टीमें दिन रात कड़ी मेहनत कर रही हैं। सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और खुद प्रधानमंत्री ने इन स्थितियों पर नजर रखी हुई है। उन्होंने कल जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनसे बात भी की थी और केंद्र सरकार की ओर से जो भी जरूरी सहायता है वो भेजी जा रही है। आपको एक बार फिर बताएं कि 12 नवंबर को भूस्खलन के बाद ये जो सिलक्यारा सुरंग है वहां के कुछ हिस्से ढहने से 41
जो श्रमिक थे, निर्माण श्रमिक थे, उसमें फंस गए थे। लेकिन अच्छी बात यह है जो तस्वीरें सामने आई हैं, पहली बार कैप्चर की गई एंडोस्कोपी जो कैमरा था उसके जरिए वॉकी टॉकी से उन श्रमिकों से बात हो पाई है, जिसमें साफ तौर पर वो सकुशल नजर आ रहे हैं और ये अच्छी बात है। तो घटनास्थल से मौजूद है हमारे संवाददाता ओपी यादव। ओपी, सबसे पहले तो खुशी की बात यह कि जो तमाम श्रमिक जिनकी तस्वीरें हमने देखी वो सकुशल नजर आ रहे हैं, लेकिन जो एस्केप टनल बनाने की तैयारी है वो, क्योंकि आप खुद लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कब तक पूरा हो पाएगा? जी, ये सबसे बड़ी सफलता का महत्वपूर्ण दोपहर शाम को जब ये खबर आई तो उसके बाद उत्साह का माहौल न केवल इंजीनियरों में दिखा बल्कि जो परिजन थे, जो मजदूर उनके फंसे हुए परिजन यहाँ बाहर घूम रहे थे, उनमें भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और ये उपलब्धि न केवल एक कदम आगे बढ़ने की ओर थी बल्कि जो उनको सकुशल रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण सार्थक कदम रही, क्योंकि इसी 6 इंच की पाइप के जरिए देर रात खिचड़ी और फलों के साथ साथ अन्य पौष्टिक भोजन मजदूरों तक भेजा गया। उसके बाद में एक ऑटोमेटेड ड्रोन कैमरा भी भेजा गया, जिससे हालांकि वहाँ धुंधलेपन से तस्वीर साफ नहीं आई, तो उसके बाद एंडोस्कोपिक कैमरा भेजा गया, उससे कुछ तस्वीरें सामने आई तो मजदूर सकुशल दिखे। तो उसके बाद उम्मीदों का जो एक आसार होता है वो ज़्यादा बढ़ गया। और उसी के क्रम में रात को देर रात तक जो ड्रिलिंग मशीन है, अमेरिकन ओगर मशीन, उसका जो सिलक्यारा साइड है वहाँ से ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया था। और दूसरी साइड जो ड्रिलिंग मशीन थी बरकोट साइड, वहाँ भी उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो दोनों तरफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल काम शुरू हो रहा है। इसके अलावा जो पहाड़ी के ऊपर भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रोड बनाई जा रही है, तकरीबन 1200 मीटर की रोड है, जिसमें 900 मीटर रोड बन चुकी है। तो उम्मीद की जाती है कि आज वहां पर भी काम शुरू हो जाएगा। और जो ओएनजीसी को दाएं और बाएं हॉरिजॉन्टल काम करने के लिए ऑप्शन दिए गए थे एक स्केप टनल बनाने के, उसके लिए भी उन्होंने सर्वे का काम देर रात तक पूरा कर लिया था। तो उम्मीद की जाती है कि आज बहुत तेजी इस कार्य में न केवल आएगी बल्कि मजदूरों तक पहुंचने के काम को गति भी मिलेगी। ओपी, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रशासन कार्य कर रहा है, सरकार कार्य कर रही है और उसी का नतीजा है कि सफलता भी हाथ लगी है और सारे जितने भी हमारे मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं। ये जो पूरा रहा और जिस तरह से अब उन लोगों तक गर्म खाना पहुंचाया गया है, खाना खाना मतलब बेहद, ये जो तस्वीर है ये अपने आप में, ये तस्वीरें काफ़ी भावुक कर रही है कि किस तरह से इतने दिनों के बाद अब उन्हें भोजन मिला है। वैसे उनको भोजन, भूख मिटाने की चीज़ें दी जा रही थी, लेकिन ताज़ा भोजन मिलना वो काफ़ी भावुक करने वाली। लेकिन उससे पहले एक बार दिखाते हैं शैला कि किस तरह से इन मजदूरों से बात करने की कोशिश की गई है ताकि वो उनसे जान पाएं कि उनका जो सूरत हाल है असल में वो क्या है। आइए एक बार सुनवाते हैं। के पास आके वॉकी टॉकी से बात करे, पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करे। ये कौन है? ये विश्वजीत है सर। हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। आप पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करे, पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करे। ये कौन है? ये विश्वजीत है सर। हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। आप पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करे, पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करे। ये कौन है? ये विश्वजीत है सर। हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। आप पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करे, पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करे। तो ओपी, ये देखा आपने कि किस तरह से मजदूरों से संपर्क किया जा रहा है, उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की और जो स्थिति है उसका जायजा लिया और केंद्र राज्य की समन्वित एजेंसियों की प्रगति रिपोर्ट भी जानी। तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी इसमें और तेजी लाने के लिए जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए। लेकिन सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब ये 4 इंच की जगह 6 इंच का पाइप 53 मीटर मजदूरों तक पहुँचाया गया और उसके बाद उसमें वॉकी टॉकी और अन्य माध्यमों के जरिए बातचीत की गई। इसमें और भी कई एंगल पर सफलता मिली है। अब तक वहाँ पर नेटवर्क एरिया बिल्कुल जीरो था, लेकिन कल दोपहर बाद जहां से देखा गया यहाँ एयरटेल, जियो और तमाम जो नेटवर्क एजेंसियां, उनके नेटवर्क न केवल पहुंचे बल्कि उन ऑप्टिकल फाइबर केबल भी उनकी वहां सुरंग में पहुंचाने के लिए कार्य तेजी पर किया गया है। यही वजह कि अब जल्दी उन तक मोबाइल भी पहुंचा जाएगा ताकि वो अपने परिजनों से डायरेक्ट बात कर ले। इसके साथ साथ जो एक 4 इंच की जो ऑलरेडी एक पाइप है उसके जरिए जो कुरकुरे, चने भुने हुए और जो अन्य सामग्री है वो लगातार भेजी जाएगी, क्योंकि जो बिहार और झारखंड के और अन्य जो राज्यों के जो मजदूर है उनके लिए ये हल्का भोजन है, लेकिन वो खाने के हिसाब से बहुत
पौष्टिक रहता है तो वो भेजने के साथ साथ जो फाइबर युक्त भोजन 6 इंच वाली पाइप है उसके जरिए भेजे जाए तो समानांतर दोनों से न केवल खाना भेजा जा रहा है उनके परिजनों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, मजदूरों से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी है। जब उन्होंने ये तस्वीरें देखी होंगी उनको एक इत्मीनान हुआ होगा, राहत की एक वो उम्मीद की किरण जगी होगी कि हाँ वो सुरक्षित हैं। जी, हमने मजदूरों के परिजनों से लगातार सतत संवाद जारी रखा है और जब ये खबर आई उसके बाद उनमें उत्साह का माहौल दोगुना दिखाई दिया। हालांकि सभी जो कार्य और प्रगति रिपोर्ट से संतुष्ट है, उनका मानना है कि जिस तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार इस काम को मिशन मोड पर पूरा कर रही है और हर दिन कोई न कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है और केंद्र के मंत्री और या राज्य के अधिकारी आ रहे, तो मजदूरों के जो परिजन है वो पूरी तरह न केवल आश्वस्त है बल्कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो परिजन है, हमारे जो सगे संबंधी है, वो न केवल सकुशल बाहर निकलेंगे बल्कि स्वस्थ और सेहतमंद भी रहेंगे। यही वजह कि जब ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसमें जो 6 एंगल अलग अलग बिंदु बना के काम किया जा रहा है उनमें सभी में समानांतर वर्क चल रहा है। तो पहले जितना थोड़ा काम डिले हुआ लेकिन अब ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि इसमें कहीं रुकावट आने वाली जी ओपी, क्योंकि लगातार ड्रिलिंग मशीन के जरिए ड्रिल कर अंदर जाने की कोशिश की जा रही है लेकिन मलबा उसमें सबसे बड़ी रुकावट है। उसको इस मुश्किलात को दूर करने के लिए किस तरह के विकल्प पर काम करने की तैयारी जो स्थानीय प्रशासन है या तमाम सरकारी एजेंसियां हैं वो कर रही हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें जो सिलक्यारा साइड से जो टनल में ड्रिलिंग की जा रही है अमेरिकन ओगर मशीन से, तो इस बार विशेष ध्यान ये रखा जा रहा है कि जो ड्रिलिंग करने के दौरान जो मलबा गिर सकता है उसको लेकर अलग से मैकेनिज्म किया गया है। जो हार्ड स्टोन जो है उसकी एक अलग से दीवार सेपरेट बनाई जा रही है ताकि उसको कवरअप किया जाए। जितनी खुदाई हो रही है उसके ऊपर फिर से मलबा नहीं गिरे, तो इसके लिए हार्ड स्टोन की कवरिंग करने के अलावा एक स्प्रे आता है जो उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है, क्योंकि मलबा रिसने वाला मलबा है तो उसको उसकी जो लिक्विडिटी है स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इस तरह की चीजों पर जो मैकेनिकली इन्होंने अपना जो इंतजाम किया है वो बहुत ही बेहतर किया है और उम्मीद की जाती है कि ड्रिलिंग मशीन अभी तकरीबन 25 मीटर तक वहां पहुंची हुई है और जल्दी ये 60 से 70 मीटर तक की जो दूरी है 6 mm के पाइप जो बड़े वाले हैं उनको पहुंचाने के साथ साथ इसकी 900 mm के पाइप है वो भी पहुंच जाएंगे और उसी के जरिए फिर खाना और अन्य चीजें आपूर्ति करने का काम शुरू होगा। ओपी, ये भी जानना चाहेंगे कि अब कब तक ये उम्मीद कर सकते हैं कि सभी मजदूर सकुशल बाहर निकल कर आ जाएंगे? जी, जिस तरह से युद्ध स्तर पर यह कार्य जारी हो रहा है, मिशन मोड पर 6 अलग अलग एजेंसियां अलग अलग एंगल से डाइवर्ट होकर काम कर रही है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और क्षितिज और भूक्षितिज, दाएं और बाएं, एंडिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, सभी जगह अलग अलग एजेंसियों ने समानांतर काम शुरू कर दिया और इनमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के एक्सपर्ट हैं वो अलग अलग जगह अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो इससे उम्मीद की जाती है अगले 2 से 3 दिन में न केवल ऑपरेशन पूरा हो जाएगा बल्कि मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का काम भी हो जाएगा। चलिए, आप ये जो उम्मीद है ये पूरे देश की है कि जल्द से जल्द ये श्रमिक बाहर आएं और अपने परिवारों से मिलें। लगातार आपसे जिस तरह से जो भी डेवलपमेंट होगी इस खबर पर हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। ओपी, बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो अच्छी खबर के साथ हमने नया सवेरा की शुरुआत की कि वो तस्वीरें सामने आई श्रमिकों की, उन्हें खाना पहुँचाया गया, वो बात करने की स्थिति में और सबसे बड़ी बात कि वो सकुशल हैं वहाँ पर। बिल्कुल। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए नया सवेरा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज पहाड़पुर गांव में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ करेंगी और इसके बाद वो बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगी और 3 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। इन रेलगाड़ियों में बादाम पहाड़ टाटानगर मेमू, बादाम पहाड़ डाउर किला साप्ताहिक एक्सप्रेस और बादाम पहाड़ शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस शामिल हैं।
वो न्यू रायरंगपुर डाक मंडल का भी उद्घाटन करेंगी। रायरंगपुर डाक मंडल का स्मारक कवर भी जारी करेंगी और बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगी। वो बादाम पहाड़ शालीमार एक्सप्रेस रेलगाड़ी से बादाम पहाड़ से रायरंगपुर तक यात्रा करेंगी और इसके अलावा राष्ट्रपति वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बुल्ला के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। और बादाम पहाड़ ओडिशा से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात अभिषेक, क्या कुछ है आज का राष्ट्रपति का कार्यक्रम और कितना उत्साह वहां इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए बादाम पहाड़ ये उड़ीसा का एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है और यहाँ से जो है अगर एक्सप्रेस ट्रेन की हम बात करें, कनेक्टिविटी को लेकर के बात करें तो यहाँ पे माइल्स बहुत है, लेकिन माल गाड़ियों की तो यहाँ से काफ़ी आवाजाही थी, लेकिन सवारियों गाड़ियों का जो है यहाँ से आवागमन उस तरीके का नहीं था। और राष्ट्रपति रायरंगपुर यानी ये मयूरभंज इलाका है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, राष्ट्रपति भी यही का जो घर है वो भी यहीं पर है, यहीं से वो जो है राष्ट्रपति और यहीं पर वो टीचर भी रही और आज देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। ये तीनों ट्रेन जो है न सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए एक लाइफलाइन बनेगा, कारण ये है कि कोलकाता यानी शालीमार तक की जो है अब जो है पहली एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ को मिल रही है। यहाँ से लेकर राउरकेला जो स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर जो छात्र है व्यापारी उनको जाने के लिए काफ़ी बड़ा फायदा होगा। और तीसरा यहाँ से टाटा नगर के लिए मेमू यानी कि छोटे बड़े इलाज हो, छोटे मोटे व्यापार हो, उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी एक जो है सहूलियत होगी। हमारे साथ साउथ ईस्टर्न रेलवे के CPRO आदित्य चौधरी जी हैं जो इस पर विस्तार से बताएंगे। सर, सबसे पहले इन तीनों ट्रेन का क्या फायदा रहेगा? देखिए, ये जो ट्रेन आज माननीय राष्ट्रपति महोदया जी फ्लैग ऑफ करेंगी, उससे ये फायदा है कि यहाँ के लोग जो कलकत्ता जाना चाहते हैं, जो राउरकेला जाना चाहते हैं, टुवर्ड्स साउथ जाना चाहते हैं, टुवर्ड्स मुंबई के डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और इस एरिया में अभी तक कभी भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चली है, तो बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि ओवरनाइट जर्नी करके लोग कलकत्ता पहुंच सकते हैं, वहाँ पे अपना दिन में काम निपटा के अगले रात में जर्नी करके अगले दिन सुबह वापस आ सकते हैं। सिमिलरली वो बादाम पहाड़ से राउरकेला भी जा सकते हैं, अपना काम करके वापस आ सकते हैं। तो इससे ये फायदा होगा कि जो इंटरमीडिएट जितने स्टेशन हैं, जैसे टाटा पहुंच सकते हैं, खड़गपुर पहुंच सकते हैं, शालीमार कलकत्ता पहुंच सकते हैं, राउरकेला पहुंच सकते हैं, तो मुंबई डायरेक्शन में जाने वाली ट्रेन और जो साउथ डायरेक्शन की जाने वाली ट्रेन है, उनसे बहुत अच्छा कनेक्टिविटी मिल जाएगा। एक और भी चीज़ है, 1300 रेलवे स्टेशन को अमृत योजना के तहत जो उसका रीडेवलपमेंट का प्लान है, इस स्टेशन के लिए क्या इस राष्ट्रपति कुछ करने जा रही है यहाँ पे और बजट क्या? जी, ये स्टेशन जो है उसका माननीय राष्ट्रपति महोदया जी आज फाउंडेशन लेइंग स्टोन रखेंगी और प्ले का अनावरण करेंगी। तो इसमें करीब 12-12.5 करोड़ से ये स्टेशन का रीडेवलपमेंट होना है, जिसमें काफ़ी सारे जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो स्टेशन में आएंगी। यहाँ पे अभी देख रहे होंगे आप, फुट ओवर ब्रिज नहीं है, तो यहाँ पे 3 मीटर का फुट ओवर ब्रिज बनेगा और जो मॉडर्न स्टेशन में चाहिए होता है वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे डेवलप की जाएंगी। तो आपने सुना कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है ये जो है झारखंड और उड़ीसा का बॉर्डर भी आप इसे कह सकते हैं और यहाँ पर इस बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट भी होगा, यानी कि ट्रेन के साथ साथ अब इस स्टेशन को जो है विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में भी तब्दील किया जाएगा। ये ऐतिहासिक दिन है और इस पूरे इलाके में काफ़ी बड़ी संख्या में भी लोग पहुंचे हुए हैं। स्टेशन पर मौजूद है, रायरंगपुर में मौजूद है, मयूरभंज में लगभग एक तरीके से कहा जा सकता है कि उत्साह का माहौल है कि राष्ट्रपति आ रही है, उनके घर की जो है बेटी आ रही है और साथ साथ यहाँ पर जो है विकास की कई सारी सौगात भी दी जा रही है। बिल्कुल, तो राष्ट्रपति के ओडिशा दौरे का दूसरा दिन, जहाँ आज 3 जो रेलगाड़ियाँ हैं उन्हें हरी झंडी दिखाई जाएगी, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से ओडिशा के लिए, ओडिशा वासियों के लिए बड़ा दिन। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और अब सीधे रुख करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों का हमारे खास सेगमेंट जनादेश में। तो राजस्थान के चुनावी रण में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहां
अलग अलग इलाकों में रैली और रोड शो कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री सबसे पहले अंता में मतदाताओं से मुखातिब होंगे। वे यहाँ विशाल चुनावी आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री कोटा के दशहरा मैदान में दोपहर बाद रैली करेंगे और इसके अलावा 3 जिलों के 10 सीटों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने प्रधानमंत्री दोपहर बाद करौली पहुंचेंगे और सिद्धार्थ सिटी में जनसभा होनी है। फिर शाम 6 बजे जयपुर में एक भव्य रोड शो होगा। वरिष्ठ नेता अमित शाह आज सबसे पहले किशनगढ़ विधानसभा प्रत्याशी के लिए खैरथल में जनसभा करेंगे और उसके बाद सीकर में लोगों से भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर बाद झुंझुनू के नवलगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी के हक में प्रचार करेंगे। शाम को 5 बजे सवाई माधोपुर में भव्य रोड शो का कार्यक्रम है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजस्थान के रण में वोटरों को साधने की कोशिश करने वाले हैं। नड्डा सीकर जिले के धौद और फतेहपुर विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के हक में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद नड्डा बीकानेर में भी भव्य रोड शो करने वाले हैं। और 25 तारीख को होने वाले राजस्थान चुनाव के लिए सत्तारूढ़ दल कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर में घोषणा पत्र जारी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही यहां पर लोगों के लिए 7 गारंटियों की घोषणा कर चुके हैं, जिसमें परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपये का वार्षिक सम्मान, सस्ता LPG सिलेंडर, पशुपालकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लिए कानून जैसी गारंटी शामिल हैं। बीजेपी पहले ही अपना संकल्प पत्र जारी कर चुकी है। इसके अलावा आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी उदयपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी लगातार विरोधी दल पर हमलावर हैं। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जैसे कि पवन खेड़ा, अभय यादव, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह यादव, अलका लांबा आज राजस्थान के प्रमुख शहरों में अलग अलग समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कुछ अपनी बातें होंगी और कुछ विरोधी दलों पर सियासी हमले होंगे। राजस्थान में जिस तरह से चुनावी शंखनाद ने बिगुल बजा दिया, इस पर अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता थे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप जुड़ रहिए DD न्यूज के साथ। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप और बात कर रहे हैं हम चुनाव की। राजस्थान के जयपुर से अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अजीत, बात कर रहे हैं हम कि किस प्रकार से धुआंधार प्रचार जारी है। बात चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज भी ऐसे तमाम कार्यक्रम, तमाम जनसभाएं देखने को मिलने वाली हैं। वहीं कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। बिल्कुल आंचल, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म हो चुका है, तो दोनों ही पार्टियों का जो फोकस है बीजेपी और कांग्रेस का, वो अब राजस्थान में बना हुआ है, जो कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है राजस्थान में। और 25 नवंबर को वोटिंग है, तो और 2 दिन पहले जो है चुनाव प्रचार अभियान थम जाएगा, शोर थम जाएगा। तो उसके पहले दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो उनके स्टार प्रचारक हैं उनको वो मैदान में उतारे और वहां पर जो है जनता से सहयोग मांगे। और इसी कड़ी में आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा कार्यक्रम है राजस्थान में, जिसमें कि चिंता अंता जो कि यहाँ पर ये 12 जो जिला है उसका एक तहसील विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर एक बड़ी रैली है प्रधानमंत्री की। और उसके बाद जो है कोटा और करौली, यहाँ पर भी 2 बड़ी जनसभाएं हैं। और इसके अंतर्गत जो है जो झालावाड़ जो लोकसभा है 8 विधानसभा सीटें आती हैं और सभी 8 विधानसभा सीटों के प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है जनता से बीजेपी के लिए सहयोग मांगेंगे। और शाम को जो है जयपुर में, राजधानी जयपुर में एक बड़ा रोड शो है जिसका आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में वहां पर लोग जुटने की उम्मीद है। तो देखिए लगातार चुनाव प्रचार जारी है और कोशिश की जा रही है कि कम समय में ज्यादा से
ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचा जाए और ज्यादा से ज्यादा जो विधानसभा सीटें हैं उनको कवर किया जाए। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि लगातार की वो भी जो उनके स्टार प्रचारक हैं, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है और मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी भी रैलियां लगातार पूरे राजस्थान में चल रही हैं, लगातार जनसभाएं चल रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो कम समय बचा हुआ है चुनाव प्रचार का, उसमें जो ये स्टार प्रचारक हैं उनको ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को ज्यादा रैलियां कराई जाए, ज्यादा जनसभाएं कराई जाए और ज्यादा लोगों तक जो विधानसभा सीटें हैं वो कवर किया और जैसे एक रैली में करीब 8 से 10 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को वहां पर बुलाया जा रहा है और वो जनसभाएं की जा रही है। कांग्रेस जहां अपनी 7 गारंटी को लेकर मैदान में है, वही बीजेपी जो तमाम तरह की जो जनहित की योजनाएं हैं, उसके अलावा जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और जो महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है उसको लेकर यहाँ पर मैदान में हो, लगातार यहाँ पर तमाम रैलियों से, जनसभाओं से यहाँ पर जो बीजेपी के नेता है वो कांग्रेस को निशाने में लेते रहे, गहलोत सरकार को निशाने पर लेते रहे इन मुद्दों पर। अजीत, लेकिन एक चीज ये भी समझना चाहेंगे कि दौसा की बात की जाए, सवाई माधोपुर, ये ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर सचिन पायलट की बहुत अहम पकड़ है, लेकिन अंतर कलह जो है कहीं वो पकड़ ढीली तो नहीं कर देगी जो कांग्रेस के बीच चल रहा है, खासतौर पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच? देखिए अजल, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो तनातनी रही है वो जग जाहिर है और हमने देखा है किस तरीके से कई बार पिछले 5 साल के जो कार्यकाल के दौरान में दोनों नेताओं के बीच में जो तनातनी रही है, जो वर्चस्व की लड़ाई रही है, वो खुलकर सामने आई है और कई बार तो ऐसा लगा कि सचिन पायलट जो है अब बस बिल्कुल अब जो कांग्रेस को छोड़ के बस अब निकलने वाले हैं। लेकिन देखिए इस समय जो ये जो सीटें हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जाट वोटर जो है, जो उसका एक गुर्जर वोटर जो है, उनका एक बड़ा प्रभाव यहाँ पर है। वो कहीं ना कहीं वो लीडर मानते हैं सचिन पायलट को और गहलोत को कहीं लगता है कि ये युवा है सचिन पायलट और अगर फ्रंट पे आते हैं तो उनकी कुर्सियां, उनका जो वर्चस्व यहाँ उन्होंने बना रखा है वो कहीं उनको खतरे में दिखाई देता है और ये वर्चस्व की लड़ाई जो है दिखाई देगी आपको अगर चुनाव के बाद में जो सीटें आएंगी उसके बाद भी दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही दो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश यहाँ पर राजस्थान में, वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा उनके जो विधायक है वो चुन के आए, क्योंकि जब टिकट बंटवारे हुए थे उस समय भी हमने देखा था कि काफी खींचतान यहाँ पर हुई थी, क्योंकि दोनों ही नेता चाह रहे थे कि ज्यादा ज्यादा जो उनके जो समर्थक हैं उनको टिकट मिले और वो चुनकर आगे आए, वो हमने यहाँ पे देखा था। तो यही चीज देखिए लगातार चल रही है और कहीं ना कहीं दोनों में खींचतान तो अंदर मची हुई है, लेकिन बाहर जो आला कमान है कांग्रेस का उसने कोशिश की है कि बाहर ये चीजें दिखाई ना दे, वो कहीं चुनाव तक जो है शांति बनी रहे और इसीलिए दोनों ही लीडर्स को बार बार दिखाया जाता है कि वो आपस में एक साथ खड़े हैं या एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं या आपस में गलबैया किए हुए हैं, हाथ मिला रहे हैं। तो देखिए ये कोशिश है, हालांकि अंदर खाने में जो ये आपसी कला है वो बहुत पुरानी है और ये चलिए आप नजर बना के रखिएगा अजीत, आज कई अहम कार्यक्रम है, परिणाम आता है ये देखने वाली बात होगी जी, आप नजर बना के रखिएगा। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कई अहम कार्यक्रम है वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल, और आंचल इस चुनाव में जहां ये तमाम चीजें हैं वहीं मुद्दे भी बहुत ज्यादा हावी हैं, जहां बीजेपी केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रही है, विकासकारी योजनाओं की बात कर रही है, तो वहीं जो राजस्थान के जमीनी मुद्दे हैं उनकी भी बात हो रही है, महिला सम्मान की बात हो रही है, वही महंगाई का मुद्दा भी बहुत हावी है। उम्मीद करते हैं कि तमाम जो मतदाता है वो मुद्दों के आधार पर आकर ही वोट करें। और अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि विश्व मत्स्य दिवस से जुड़ी है, जो कि आज है। हर साल 21 नवंबर को इसे दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व में सभी मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर आज केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज अहमदाबाद में भारतीय वैश्विक मत्स्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और 2 दिन के सम्मेलन का विषय मत्स्य और जल संपदा का महत्व है। सम्मेलन का उद्देश्य लाभदायक चर्चाओं, बाजार की जानकारियों और नेटवर्किंग के लिए महत्वपूर्ण हितधारकों को एक मंच पर लाना है। उद्घाटन समारोह में लगभग 10 देशों का उच्च स्तरीय शिष्टमंडल उपस्थित रहेगा। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और पड़ोसी राज्यों में चलने वाली पराली को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले इस मामले में 10 नवंबर को सुनवाई हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। जस्टिस कौल ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील एएनएस से कहा था कि आप 6 साल से समस्या सुलझा नहीं पाए हैं। और वहीं दिल्ली में प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। कई स्थानों पर आज सुबह AQI
300 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली समेत एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है और सूचकांक 300 के पार। आने वाले दिनों में इसमें कोई बड़ी राहत भी दिखने वाली नजर नहीं आ रही, क्योंकि मौसम की परिस्थितियां प्रतिकूल बनी हुई हैं। मुंबई में प्रदूषण की स्थिति पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसके मद्देनजर बीएमसी के द्वारा उठाए गए कदमों का जायजा लिया। मुंबई में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए हवा साफ करने के कई एक उपाय किए जा रहे हैं। मुंबई में सड़कों के साथ साथ फुटपाथ पर भी पानी का छिड़काव हो रहा है। और नया सवेरा में जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उनके लिए एक बार फिर से रुख करते हैं सुर्खियों का। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की तस्वीरें आई सामने। 9 दिन बाद पहली बार उनके लिए भेजी गई खिचड़ी। युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान तेलंगाना में आज फिर होगा नेताओं का जमावड़ा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत जेपी नड्डा राजस्थान में करेंगे रैली और रोड शो। कांग्रेस, बीएसपी और अन्य दलों ने भी संभाला मोर्चा। कांग्रेस आज जारी करेगी राजस्थान का चुनावी घोषणा पत्र। राहुल गांधी की उदयपुर में होगी जनसभा, तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता आज जयपुर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओडिशा दौरे पर आज राष्ट्रपति बादाम पहाड़ से 3 नई ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। रायरंगपुर पोस्टल डिवीजन और एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का भी होना है उद्घाटन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच दिल्ली में आज फॉरेन मिनिस्ट्रियल फ्रेमवर्क डायलॉग। रणनीतिक साझेदारी में सहयोग के अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर होगी बातचीत। इजरायल हमास संघर्ष पर चर्चा के लिए ब्रिक्स देशों की आपातकालीन वर्चुअल बैठक आज। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति करेंगे बैठक की अध्यक्षता। संयुक्त राष्ट्र महासचिव भी होंगे बैठक का हिस्सा। गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का होगा उद्घाटन। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे शुरुआत। और खेल की खबरों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों को दिया गया आराम। सूर्य कुमार यादव को मिली कप्तानी। 23 नवंबर को विशाखापट्टनम में होना है पहला मैच। और अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। और सीधे रुख करते हैं संध्या शर्मा का, जो कि न्यूज़ रूम से जुड़ रही हैं। संध्या, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप अखबारों के पिटारे से हमारे दर्शकों के लिए? जी, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी की सुरंग में चल रहे राहत और बचाव कार्य की जो खबर है उसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को खुशखबरी के साथ लिया है। दरअसल कल उत्तरकाशी में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ पहुंचे थे और 9वें दिन टनल में जो खिचड़ी पहुंचाई गई है मजदूरों के लिए, उस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। अभी तक मुरमुरे और उबले हुए चने मजदूरों को पहुँचाए जा रहे थे, तो इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। साथ ही ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात भी की है और किस तरह की वहाँ व्यवस्था है, किस तरह से मजदूरों को बाहर निकालने की काम चल रहा है, उसको लेकर के जानकारी भी प्राप्त की। अगली खबर की बात करें तो ये है शीर्ष अदालत द्वारा दी गई व्यवस्था से जुड़ी हुई, जिसे आज सभी अखबारों ने लिया है। जनसत्ता अखबार ने लिखा है कि दूसरे राज्य की जो अदालत है वो अब अग्रिम जमानत दे सकती हैं, यानी कि आपके खिलाफ किसी भी व्यक्ति
व्यक्ति के खिलाफ अगर किसी अन्य राज्य में कोई एफआईआर दर्ज है तो वो किसी अन्य राज्य में भी जमानत के लिए याचिका दायर कर सकता है और अग्रिम जमानत ले सकता है। अगली खबर की बात करें तो ये है डीआरडीओ द्वारा किए गए पनडुब्बी मिसाइल से जुड़ी हुई खबर, जो कि हरिभूमि अखबार ने अपने विदेश पेज पर लिया है और बताया है कि डीआरडीओ ने एक ऐसी पनडुब्बी में घातक मिसाइल तैयार की है जो इसी साल फरवरी में उसका परीक्षण किया गया और ये मिसाइल 402 किलोमीटर दूर लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद सकती है। ये दुश्मन की पकड़ में भी नहीं आती और इसके 2 वेरिएंट हैं, पहला ज़मीन पर हमला करने वाला और दूसरा एंटी शिप मिसाइल। तो ये इस खबर को आज हरिभूमि अखबार ने लिया है अपने विदेश पेज पर। अगली खबर की बात करें तो ये थोड़ी चिंताजनक खबर है। हिंदुस्तान अखबार ने आज आंकड़े दिए हैं और रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि 2022 में हर 3 सड़क हादसों में एक शख्स ने जान गंवाई है और इसमें यह बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच हुई हैं और इस दौरान करीब इसका जो प्रतिशत है वो 20 रहा है। और चलते चलते बात कर लेते हैं कि नवाचार से जुड़ी हुई खबर जो कि दैनिक जागरण अखबार ने ली है और बताया है कि जो जहरीला धुआं होता है पराली की वजह से, जिस तरह से हम लोग प्रदूषण का सामना कर रहे हैं, तो उस जहरीले धुएं से जो पराली से निकलता है उसके माध्यम से कृत्रिम चमड़ा तैयार किया जा रहा है। और ये इनोवेशन हुआ है कानपुर स्थित औद्योगिक इकाई में, जहां पर फैक्ट्री लगी है और वहां पर कृत्रिम चमड़ा इस जहरीले धुएं के माध्यम से जो पराली है उसके माध्यम से तैयार किया जा रहा है। तो ये है आज के अखबारों की वो खबरें जो आम व्यक्ति से सरोकार रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, आप मेहनत करके तमाम मोर्चों से समेट कर लाई हैं खबरें हमारे दर्शकों के लिए। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये हाँ जी। किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। Got it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और चलिए आप देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। भारत आसियान संबंधों की प्रगाढ़ता पर खुशी जताते हुए आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉन ने कहा है कि भारत और आसियान के 3 दशक पुराने संबंध रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचे हैं और इसमें कई क्षेत्रों में साझेदारी की अपार संभावना है। डॉक्टर काओ ने आसियान भारत मीडिया एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत भारत से गए 8 सदस्यीय पत्रकारों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। We've been working together across different sectors, from trade to investment to tourism to defense sector, counterterrorism, among others. We hope to continue to expand the existing areas of cooperation and also to deepen our cooperation. When I say expanding to new areas of cooperation, I hope that we can look at also new sectors as well. Also in the renewable
energy sector, people-to-people exchange, connectivity. I think there's so many areas of cooperation that we're going to get. Of course, we stand to benefit from growing partnership between us and India. और आइए देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ और खबरें, लेकिन फटाफट अंदाज में। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष और मध्य पूर्व के हालात पर ब्रिक्स देशों की आपातकालीन वर्चुअल बैठक आज आयोजित की जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा बैठक की करेंगे अध्यक्षता। इजरायली सेना ने लेबनान में इमारतों पर किए गए हमलों को अब वीडियो किया जारी। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें लड़ाकू जेट, सैन्य टैंक और हेलीकॉप्टर शामिल। गाजा में फंसे 26 बोस्नियाई लोगों को समूह अपने देश पहुंच गया है। बोस्निया के विदेश मंत्री ने बताया कि गाजा से निकाले गए 11 लोगों का एक और समूह जल्द आने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संकेत दिया कि इजरायली बंधकों को लेकर समझौता पूरा होने में वो काफी करीब हैं। इसमें हमास इजरायल के हमले को रोकने के बदले में कुछ बंधकों की रिहाई हो सकती है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन की यात्रा के दौरान उसे $10 करोड़ की नई सैन्य सहायता देने की घोषणा की। बात कारोबार जगत से जुड़ी हुई, लेकिन फटाफट अंदाज में। राजधानी दिल्ली में नाइट लाइफ, आर्थिक गतिविधि और रोजगार को बढ़ावा देने के इरादे से सरकार ने 83 दुकानों को और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की दी है अनुमति। सैम ऑल्टमैन माइक्रोसॉफ्ट करेंगे ज्वाइन। ऑल्टमैन के साथ ग्रेग ब्रॉकमैन भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ करेंगे काम। ये दोनों एक नई एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च टीम को करेंगे लीड। नरेला के एक्स पोस्ट का जवाब देते हुए एलन मस्क ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब उन्हें टीम्स का उपयोग करना होगा। मस्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जिक्र कर रहे थे। व्यक्तिगत ऋण के लिए नियमों को कड़ा करने का आरबीआई का जो निर्णय है उसे मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने सही ठहराया। बैंकों और एनबीएफसीज के लिए असुरक्षित माने जाने वाले व्यक्तिगत कर्ज, क्रेडिट कार्ड जैसे कर्ज से जुड़े नियम को सख्त कर दिया गया है। और अब खबरें खेल जगत से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा हुई। 23 नवंबर से शुरू हो रही सीरीज में इस युवा टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव को दी गई। ऋतुराज गायकवाड़ को उप कप्तान बनाया गया। भारतीय फुटबॉल टीम 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर के दूसरे दौर के मुकाबले में मंगलवार को कतर के विरुद्ध मैदान में उतरेगी तो उसे ग्रुप ए में सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इटली की फुटबॉल टीम ने यूरो 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया। टीम ने कामयाबी यूक्रेन के साथ गोल रहित ड्रॉ मुकाबला खेलकर हासिल की। वहीं यूक्रेन के लिए अभी भी क्वालिफाई करने का रास्ता प्लेऑफ के जरिए खुला है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना के विजयी अभियान के दौरान लियोनेल की पहनी हुई 6 जर्सी को नीलाम किया जाएगा। नीलामी में $1 करोड़ लगभग 83 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलने की आशा है। बार्सिलोना के स्टार फुटबॉलर गावी जॉर्जिया के खिलाफ यूरो 2024 क्वालिफायर खेलते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए। गावी के दाएं घुटने में चोट आई। बार्सिलोना क्लब के मुताबिक गावी को अब सर्जरी के दौर से गुजरना पड़ेगा। और अब खबरें सिने जगत से।
तो गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। 9 दिन के समारोह का सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उद्घाटन किया। माधुरी दीक्षित और शाहिद कपूर समेत दूसरे कई बड़े कलाकारों ने प्रस्तुति दी। आज दूसरे दिन यहां पर 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल की शुरुआत होगी। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो समूचे भारत में युवा सिनेमा प्रतिभाओं की पहचान करने, उन्हें बढ़ावा देने और उनकी फिल्में प्रदर्शित करने के लिए शुरू की गई एक अनोखी पहल है। इस दौरान 600 से अधिक आवेदनों में से चयनित 75 प्रतिभागियों को केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। इफ्फी में इस साल 270 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्यों को सम्मानित किया गया। जूरी अध्यक्ष विख्यात फिल्म निर्माता शेखर कपूर, छायाकार होजे लुई अल्काइन, फिल्म निर्माता जेरोम पैलार्ड, कैथरीन डुसाट और हेलन लीक इस बार 15 फिल्मों में से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का चुनाव करेंगे। और जया सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ पणजी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रभात जया, फिल्मों के महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है और आप वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आज का दिन भी खास रहने वाला है क्योंकि 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है जो कि नए लोग हैं जो ऐसे विकास मतलब जिनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है। यही युवा जोश तय करते नजर आएंगे। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो एक बेहद अनुभव पहल है। ये वो पहल है जो सिनेमा की इस दुनिया में उभरते प्रतिभा को एक मंच देती है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये जो प्लेटफॉर्म है इन युवाओं को एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच दे रहा है। बेहद खास होने जा रहा है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के तीसरे संस्करण का शुभारंभ होगा कुछ ही देर में। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की ये इनिशिएटिव है जिसकी शुरुआत हुई और ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है। जैसे कि इस बार हमने देखा कि 600 से ज्यादा आवेदन इस पहल के लिए आए और उसमें से 75 युवाओं को चुना गया है जो देश के कोने कोने से आते हैं अपनी कहानी लेकर, अपनी प्रतिभाओं को लेकर। जी इस बार भी उनके लिए बेहद खास है। यहाँ पर उन्हें राष्ट्रीय नहीं बल्कि इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स के साथ मिलने का एक मौका मिल रहा है। उन्हें 48 आवर फिल्म चैलेंज दिया जाएगा जिससे वो अपनी प्रतिभा को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही एस्टीम जूरी जिसमें श्रेया घोषाल, मनोज जोशी, नेशनल अवार्ड विनर वीरा कपूर जैसे नाम शामिल हैं जो उन्हें ट्रेन कर रहे हैं इस आने वाले कल के लिए। साथ ही साथ जी से कल भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण का आगाज हुआ, वो भी बेहद शानदार रहा। जी देखिए उसकी बेहद खूबसूरत झलकियां और साथ ही साथ आज जब फिल्म बाजार, इस वक्त मैं फिल्म बाजार में मौजूद हूँ जिसके 17वें संस्करण का कल उद्घाटन किया सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने। फिल्म बाजार आज एक वो मंच बन गया है जो फिल्म आयाम से जुड़ी हर पहलू, हर तकनीक को आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखता है। जी आप फिल्म सहयोग की बात करें, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की बात करें, दुनिया भर के निर्माता का, कहानीकार, जी नेता सब इस मंच पर आते हैं। यहाँ पर आपको इन कॉन्वर्सेशन सेशंस मिलेंगे, मास्टर क्लासेस मिलेंगी। किस तरह से जो फिल्म इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ रही है उसकी एक जी फिल्म बाजार में देखते हैं। जी द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और दुनिया भर से डिस्ट्रीब्यूटर्स, निवेशक इस फिल्म बाजार में जी जी और कल जिस तरह से फिल्म पॉलिसी को लेकर बेहद अहम घोषणा की सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री को और भी प्रोत्साहन देने के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस यहाँ पर दिया गया है। फिल्म इंडस्ट्री को और मजबूती देते हुए जया अहम कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से। उसकी तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर विदेशी प्रोडक्शंस को जिस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है 40% उसमें बढ़ोतरी की गई है, उसकी भी कल घोषणा की सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने। और आज का दिन भी बेहद खास होने जा रहा है जब हम मुलाकात करेंगे उन 75 लोगों से जो भारतीय सिनेमा के आने वाले कल की दिशा जी बिल्कुल। तो प्रोत्साहन तो मिलेगा और जब फिल्मों के महामेले की बात होती है तो इफ्फी का नाम आता है। इसमें सबसे अहम बात जो लगातार सूचना एवं प्रसारण मंत्री कई बार जो है कह चुके हैं कई मंचों पर, कंटेंट इज द किंग और इसी किंग को अब बादशाह बनते हुए हम इस 54वें इफ्फी में भी देखेंगे। बिल्कुल, भारत जिस तरह से कंटेंट हब बनने की तैयारी में है, आज दुनिया भर से फिल्म मेकर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कल आपने देखा कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय सितारे यहाँ पर पहुंचे हैं। 19 वो फिल्में यहाँ पर प्रदर्शित
फेस्टिवल कलाइडोस्कोप, यानी कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की बेहतरीन एक फहरिस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बार भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए 3 गुना ज्यादा प्रविष्टियां प्राप्त हुई है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वैश्विक मंच पर इफ्फी का कितना बढ़ता नजर आ रहा है। कैचिंग डस्ट कल की ओपनिंग फिल्म थी, एक ब्रिटिश ड्रामा है और दुनिया भर के फिल्म महोत्सवों में इससे वाहवाही बटोरी है। इसके साथ साथ और भी तमाम बेहतरीन फिल्में फेस्टिवल कलाइडोस्कोप के जरिए यहाँ पर नजर आएंगी। जी, ये वो अंतर्राष्ट्रीय नाम है जो पहले भी इफ्फी के रेड कार्पेट पर आपको नजर आ चुके हैं। इस बार भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए माइकल डगलस को चुना गया है। आप समझ सकते हैं कि दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्में हैं, दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ सितारे हैं, आज वो यहाँ पर भारत में शिरकत करने आ रहे हैं, भारतीय सिनेमा के साथ जुड़ना चाहते हैं। बहुत ही कम समय में इफ्फी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और वर्ल्ड सिनेमा के बीच जो एक पार्टनरशिप, जो एक सहयोग, बेहद अटूट रिश्ता बना है, वो यहाँ पर उतर कर बिल्कुल। और इसीलिए हम बिल्कुल जया और बिल्कुल भारत के फिल्म मेकर्स, भारत के अभिनेता, कलाकार आज वैश्विक मंच पर डंका बजा रहे हैं। ऑस्कर से लेकर इफ्फी तक भारतीय सिनेमा आज वैश्विक मंच पर बहुत ही मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। बिल्कुल। और इसी लगातार हम आपको झलक दिखाते रहेंगे यहाँ पर इफ्फी के 54वें संस्करण। बिल्कुल। इसका मुजाहिरा लगातार हमने देखा है शैला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बात एनिमेशन की हो, तो भारतीय फिल्म मेकर्स जो हैं कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। और लगातार अब तो इफ्फी से जुड़ी तमाम खबरें हमारी जो टीम वहाँ पर मौजूद है, हमारे जो संवाददाता वहाँ गए हैं, जया या बाकी और, उनके जरिए आप तक पहुँचाते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी क्योंकि अभी तो शानदार आगाज हुआ है और बहुत सारी पिक्चर्स अभी दिखाना अपने दर्शकों को बाकी है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेहत की। रोबोटिक्स आधुनिक तकनीक है जिसका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज में शल्य चिकित्सा के लिए किया जाता है। यूरोलॉजिकल बीमारियां काफी लोगों को प्रभावित करती हैं जिनका रोबोटिक सर्जरी से इलाज काफी आसान होता है। आइए समझते हैं कि आखिर रोबोटिक सर्जरी के फायदे हैं क्या। यूरोलॉजिकल समस्याएं काफी लोगों को परेशान करती हैं। इसमें प्रोस्टेट, मूत्राशय, प्रजनन अंगों और गुर्दे की समस्याएं व कैंसर शामिल हैं। यूरोलॉजिकल समस्याओं से संबंधित बीमारियों के इलाज में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है और मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इनके इलाज के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक है रोबोटिक सर्जरी। वैसे तो रोबोटिक सर्जरी का उपयोग कई तरह की बीमारियों में शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होने पर किया जाता है। वहीं किडनी, मूत्राशय और प्रोस्टेट के कैंसर व इनसे जुड़ी अन्य बीमारियों और विकृतियों से पीड़ित मरीजों के लिए रोबोटिक सर्जरी काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है। रोबोटिक्स यूरोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है। इस तकनीक के द्वारा हम बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स और लोकली एडवांस्ड कैंसर्स, किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट के निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज हम कर सकते हैं। सूक्ष्म तरीके छोटे होल से सर्जरी कर सकते हैं। इसमें 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होता है, 3D विज़न होता है, डेप्थ परसेप्शन मिलता है, बेटर इल्यूमिनेशन होता है। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमारे हाथ की तरह मूव कर सकते हैं, तो बेटर प्रिसीजन सर्जरी होती है। और इसका फ़ायदा पेशेंट को इस तरह से मिलता है कि पेशेंट को ब्लड लॉस बहुत कम होता है, सर्जरी फास्ट हो जाती है, सर्जरी के बाद जो पेन होता है वो कम होता है, रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। पेशेंट का जो कैंसर का आउटकम होता है, कैंसर का जो क्योर होता है वो जल्दी उसको अचीव कर लेता है। और जो बेहतर आउटकम्स, वो फंक्शनल आउटकम्स बोलते हैं, वो भी इससे बेटर होते हैं। प्रोस्टेट, मूत्राशय और गुर्दे की सर्जरी के लिए पहले बड़ा चीरा लगाया जाता था, यानी ओपन सर्जरी की जाती थी, जिससे जुड़ी जटिलताएं और खतरा काफी अधिक था। सर्जरी के बाद रोगी को ठीक होने में काफी समय लग जाता था, लेकिन अब नई तकनीकों का उपयोग करते हुए इन समस्याओं में रोबोटिक सर्जरी की सहायता से इलाज किया जा रहा है। पहले जब ओपन सर्जरी होती थी तो लंबा चीरा लगाना पड़ता था। आजकल हम छोटे छेदों से हम उसको सर्जरी कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारा पेशेंट का टर्नओवर टाइम भी जो है कम हो गया है और हम ज़्यादा सर्जरी एक दिन में कर सकते हैं। तो पेशेंट की वेटिंग लिस्ट भी कम होती जा रही है और हम इस टेक्निक से
किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, और जो पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं किडनी फेलियर के, उनको भी हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का फायदा दे सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस तकनीक से सर्जरी करने के दौरान जोखिम कम रहता है, व्यक्ति को जटिलताएं कम होती हैं, सर्जरी के बाद रोगी जल्द ठीक हो जाता है और साथ ही रोगी को अस्पताल में कम दिनों तक रहना पड़ता है। जल्द ही ठीक होने के बाद रोगी अपने सामान्य दैनिक क्रियाओं में लौट सकता है। यूरोलॉजिकल समस्याओं के इलाज के लिए शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी को एक अहम कदम माना जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब बात मौसम की। उत्तरी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश। वहीं लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर भारत की अगर बात की जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश हो सकती है। हवा की गति में भी वृद्धि के कारण दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार होगा। रुक करते तमाम राज्यों को और देखते हैं कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है। इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं खूबसूरती के लिए मशहूर उत्तराखंड की टिहरी झील की झलकियों के साथ। बिल्कुल, जहाँ 24 से 28 नवंबर तक टिहरी एक्रो फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है। आप इसका आनंद लेने वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।